हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 123 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो एरो फंक्शन है ये दिस कीवर्ड के साथ कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ट्राई एंड कैच टाइप की चीज़ों को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर डॉम मैनिपुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट को अपने HTML के साथ लिंक करके अपने HTML के एलिमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं अपने आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपने इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एरो फंक्शन के बारे में। अब ये एरो फंक्शन क्या होता है? एरो फंक्शन भी बिल्कुल हम लोग के सिमिलर होता है हम लोग के फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में, जैसे हम लोग नॉर्मली अपने फंक्शन को क्रिएट करते थे। बट ये जो एरो फंक्शन होता है ये थोड़ा सा हम लोग का कंसाइज होता है सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा ये दिस कीवर्ड को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले इस एरो फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एरो फंक्शन इज अ कंसाइज वे टू राइट अ फंक्शन एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट. It was introduced in ECMAScript 6 ES6 and provide a shorter syntax compared to traditional function expression. यानी कि ये जो एरो फंक्शन है इसकी वजह से हम लोग अपने फंक्शंस को क्रिएट करते हैं अपने कंसाइज वे में, यानी कि जो हम लोग का सिंटेक्स होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा शॉर्टर हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो ये रहा हम लोग का एक फंक्शन जिसको हम लोगों ने एरो फंक्शन की हेल्प से क्रिएट किया हुआ है। अगर इसी सेम फंक्शन को हम लोग अपने सिंपल फंक्शन एक्सप्रेशन की हेल्प से क्रिएट करते तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड को लिखते हैं, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये हम लोग का एक जनरल वे होता है अपने फंक्शन को लिखने का। और ये रहा हम लोग का एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एरो फंक्शन को भी हम लोग अपने एक वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं, यानी कि ये स्टैंड अलोन फंक्शन नहीं होता है जैसे कि ये वाला फंक्शन है हम लोग का। इसको हम लोग अपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अपने वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और इक्वल लगा करके हम लोग पैरेंथेसिस को लिखते हैं। अब पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी हम लोग को आर्ग्यूमेंट चाहिए हम लोग वो लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग एरो को क्रिएट करते हैं और बाद में हम लोग करली ब्रेसेस लगा करके अपने कोड को लिखते हैं। तो ये जो एरो फंक्शन है इसके अंदर देखो हम लोगों ने कहीं पे भी फंक्शन कीवर्ड का यूज़ ही नहीं किया हुआ है। तो ये बहुत शॉर्टर होता है हम लोग का फंक्शन क्रिएट करने के लिए। अभी आगे देखेंगे हम लोग इससे भी इसको शॉर्टर कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग एरो फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, एरो फंक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले अपने वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, वेरिएबल के बाद हम लोग अपने पैरामीटर को क्रिएट करते हैं और पैरामीटर के बाद हम लोग अपने एरो को क्रिएट करते हैं। एरो को क्रिएट करने के लिए हम लोग इक्वल्स टू और ग्रेटर देन साइन का यूज़ करते हैं और उसके बाद करली ब्रैकेट लगा करके जो भी हम लोग को अपने ऑपरेशंस करने हैं अपने एरो फंक्शन के अंदर वो हम लोग लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख करके देखते हैं। तो ये रहा यहाँ पे हम लोग का HTML का फाइल जिसके अंदर हम लोग का जावास्क्रिप्ट लिंक है। हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने एक रेगुलर फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया ऐड नाम का, ठीक। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हम लोग के दो नंबर को ऐड करेगा। मान लेते हैं a+b को ऐड करेगा। तो ऐड करने के लिए हम लोग को a+b को एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ से मैं अपनी a+b को एक्सेप्ट करूँगा, ठीक। अब इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लेट्स सपोज दैट 12 कॉमा मैंने 12 पास कर दिया। तो ये ऐड करके हम लोग को 24 रिटर्न कर रहा है, ठीक। ये हम लोग का एक रेगुलर फंक्शन है, हम लोग का ट्रेडिशनल फंक्शन है। अब इसी सेम फंक्शनैलिटी को अगर हम लोग को एरो फंक्शन की हेल्प से लिखना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो एरो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट कीवर्ड की हेल्प से या फिर कॉन्स्ट की हेल्प से, जिससे भी मन हो उससे कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग अपने वेरिएबल का नाम दे देते हैं। लेट सपोज दैट मैंने add1 दे दिया इसको, ठीक। इक्वल्स टू लगाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने पैरेंथेसिस को लिखते हैं। अब पैरेंथेसिस क्योंकि ये फंक्शन का काम क्या है, ऐड करने का काम है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग अपने पैरेंथेसिस के अंदर दो वैल्यू को लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एरो क्रिएट करेंगे इक्वल्स टू और ग्रेटर देन साइन की हेल्प से। उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन की बॉडी क्रिएट करेंगे करली ब्रेसेस की हेल्प से। और यहाँ पे भी मैं अगेन कंसोल लॉक करा देता हूँ a+b को, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग अपने इस एरो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो अगेन जैसे हम लोग अपने नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे अपने एरो फंक्शन को भी कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, add1 लिखेंगे अपने फंक्शन का नाम
और यहाँ पे अपने वैल्यू को पास कर देंगे, लेट्स सपोज दैट 5,5। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को 10 रिटर्न हो रहा है ये एरो फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख के ये बता सकते हो कि जो हम लोग का एरो फंक्शन है और जो हम लोग का रेगुलर फंक्शन है वो दोनों के दोनों हम लोग के बिल्कुल सिमिलर वर्क करते हैं। ठीक, अब हम लोग एक और टाइप से फंक्शन को क्रिएट करना देखे थे जो कि हम लोग का फंक्शन एक्सप्रेशन था, जिसके लिए अगेन हम लोग एक वेरिएबल को क्रिएट करते थे और उसके अंदर अपने फंक्शन को असाइन करते थे। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड टू क्रिएट कर लेता हूँ, उसको हम लोग अपने फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से ही क्रिएट करते थे। यहाँ पे अगर मैं अगेन कंसोल लॉग कराऊँ a प्लस बी को और यहाँ पे अपने ऐड टू को अगर मैं कॉल करूँ और इसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू को पास करता हूँ, सेव करूँ मैं, तो ये देखो ये भी हम लोग को आउटपुट परफेक्ट रिटर्न कर रहा है। यानी कि हम लोग अपने एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल वेज का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का एरो फंक्शन है ये हम लोग के दिस पे थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है, जिसको अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। बट हम लोग और भी चीज़ पहले देख लेते हैं अपने एरो फंक्शन के अंदर, जैसे हम लोग अपने वैल्यू को रिटर्न कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें। इवन तो हम लोग वैल्यू को भी एकदम सिमिलर रिटर्न करते हैं, जैसे हम लोग अपने नॉर्मल फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को अगर रिटर्न करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड को लिखते थे और जो भी वैल्यू को हम लोग को रिटर्न करना है, मान लेते हैं हम लोग पैरामीटर के अंदर a कॉमा बी ले रहे हैं, इस वैल्यू को अगर हम लोग को रिटर्न करना है ऐड करके तो रिटर्न a प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं। एकदम सिमिलर हम लोग ये चीज़ अपने एरो फंक्शन के अंदर भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया है स्क्वायर नाम से। ये क्या करेगा, ये हम लोग के किसी वैल्यू को लेगा अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर और उसको स्क्वायर करके वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल हम लोग अपने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किए हैं, उसके अंदर हम लोग a इंटू ए करके उसको रिटर्न कर दिए हैं। यानी कि जैसे हम लोग अपने रेगुलर फंक्शन के अंदर रिटर्न करते थे, सिमिलर हम लोग अपने एरो फंक्शन के अंदर भी रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए अगेन हम लोग अपने रिटर्न का भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने सारे कोड को हटाता हूँ और एक रेगुलर फंक्शन क्रिएट करता हूँ ऐड नाम का, जिसके अंदर मैंने a कॉमा बी ले लिया। ठीक, और इसको मैंने रिटर्न कर दिया ऐड करके a प्लस बी। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग कराऊंगा अपने ऐड को कॉल करके कोई वैल्यू को पास करके। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को 6 मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल कर रहा है वहाँ पे वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो ये ऐड के अंदर उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया, जिसको हम लोगों ने तुरंत कंसोल लॉग करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये सिमिलर काम करता हूँ अपने एरो फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ऐड टू नाम का। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एरो फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग इक्वल्स टू लगा करके सबसे पहले अपने पैरेंथेसिस को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट को लिख लेते हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट जो भी पैरामीटर हम लोग को चाहिए होगा। उसके बाद हम लोग एरो लगाएंगे, फंक्शन की बॉडी को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्योंकि हम लोग को रिटर्न करना है तो हम लोग सिंपल रिटर्न लिख देंगे a प्लस बी को। ठीक, अब अगेन जैसे ही हम लोग अपने इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो जहाँ पे भी हम लोग कॉल करेंगे वहाँ पे इस वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा। तो अगेन इसको भी हम लोग को कंसोल लॉग करा लेना चाहिए ऐड टू को कॉल करके अपने वैल्यू को। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो यहाँ पे हम लोग को 9 आउटपुट आ गया। ठीक, तो जैसे हम लोग का सिंपल रेगुलर फंक्शन वर्क करता है, सिमिलर हम लोग का एरो फंक्शन भी वर्क करता है। अब इस सिंटेक्स को हम लोग और कंसाइज कर सकते हैं अपने इम्प्लिसिट रिटर्न की हेल्प से। तो ये एरो फंक्शन के अंदर होता है हम लोग के पास एक इम्प्लिसिट रिटर्न, जिससे हम लोग इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को और छोटा कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गए हम लोग अपने इम्प्लिसिट रिटर्न के अंदर। ये इम्प्लिसिट रिटर्न हम लोग के एरो फंक्शन के अंदर होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द फंक्शन बॉडी कंसिस्ट अ सिंगल एक्सप्रेशन, the curly braces and return keyword can be omitted. The result of expression is implicitly returned. यानी कि जब हम लोग कोई भी फंक्शन को क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन के अंदर कोई हम लोग के पास सिंगल एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं या फिर जिसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वो केवल हम लोग का सिंगल ऑपरेशन होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग अपने करली ब्रैकेट को और अपने रिटर्न कीवर्ड को दोनों को हटा सकते हैं, दोनों को रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो ये हम लोग का एक एरो फंक्शन है। तो ये स्क्वायर का एक एरो फंक्शन है जिसके पैरामीटर के अंदर हम लोग एक वैल्यू को ले रहे हैं और बाद में उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर फंक्शन है इसके अंदर केवल एक ही काम हो रहा है, वो काम क्या है, स्क्वायर को कैलकुलेट करना। ठीक, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने इस करली ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग अपने इस रिटर्न कीवर्ड को भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अगेन एक एरो फंक्शन क्रिएट किया लेट एस क्यू नाम का, जिसके अंदर हम लोग अगेन अपने ए वैल्यू को लेंगे,
बट डायरेक्ट हम लोग एरो लगा करके अपने एक्सप्रेशन को लिख देंगे जो भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने ना ही करली ब्रैकेट लगाया, ना ही हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया। तो ये हम लोग का बन चुका है इम्प्लिसिटली रिटर्न। ठीक, तो इस तरह देखो हम लोग अपने सिंटेक्स को और ज़्यादा कंसाइज कर दिए, और ज़्यादा छोटा कर दिए। तो चलिए इसको भी कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन हम लोग के पास देखो एक ऐड नाम का फंक्शन है। ये ऐड का केवल एक ही काम है, केवल इसके अंदर एक ही एक्सप्रेशन है, वो ऐड करके रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने करली ब्रैकेट को हटा सकते हैं, हम लोग अपने रिटर्न कीवर्ड को हटा सकते हैं। अब अगर मैं सेव करूँ तो अगेन हम लोग को आउटपुट एकदम करेक्ट आएगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, सेव करूँ, तो देखो आउटपुट हम लोग का 9 आ रहा है। अगर मैं इसमें 5 और 5 को ऐड करूँ तो आउटपुट हम लोग को 10 आएगा। तो देखो ये हम लोग अपने इस एक सिंपल एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए एक सिंगल लाइन के अंदर उसको कर सकते हैं अपने एरो फंक्शन की हेल्प से। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ये हम लोग का एरो फंक्शन है, इसका सिंटेक्स बहुत कंसाइज होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। ठीक, अब हम लोग अपने दिस कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग का दिस कीवर्ड कैसे हम लोग के रेगुलर फंक्शन के अंदर और एरो फंक्शन के अंदर डिफरेंट बिहेव करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने दिस कीवर्ड को थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने दिस कीवर्ड को देख रखा है कि दिस कीवर्ड हम लोग के रेगुलर फंक्शन के अंदर कैसे वर्क करता है, बट अगेन हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक रेगुलर फंक्शन क्रिएट किया हुआ है अपने फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से। ठीक, जिसके अंदर हम लोगों ने कंसोल लॉग करा दिया है अपने दिस को। अब जैसे ही हम लोग अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग का फंक्शन है, ये फंक्शन हम लोग के करंट में ग्लोबल स्कोप के अंदर क्रिएटेड है, तो जो हम लोग का दिस है वो हम लोग के रेफर करेगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, यानी कि हम लोग के विंडो को। ठीक, बट जैसे ही हम लोग अपने फंक्शन को अपने ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं अपने फंक्शन को, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट नाम का, जिसके अंदर हम लोग के पास एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है और एक मेथड नाम की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने इस वाले फंक्शन को स्टोर कर लिया है। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने मेथड को कॉल करेंगे, तो ये दिस हम लोग को रेफ़र करेगा ये वाले ऑब्जेक्ट को। ठीक, अगेन हम लोग इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए सारे कोड को हटाता हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ फंक्शन के नाम से। ठीक, जिसके अंदर हम लोग कंसोल लॉग कराते हैं अपने दिस को। कंसोल लॉग कराया और उसके बाद मैं अपने फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे देखो हम लोग का विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग का फंक्शन है, ये फंक्शन हम लोग के ग्लोबल स्कोप के अंदर क्रिएटेड है। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक, जिसके अंदर हम लोग के पास एक नेम है, मान लेते हैं वो नेम टॉम है, और यहाँ पे मैं एक मेथड की क्रिएट करता हूँ, जिसके वैल्यू के अंदर अगेन मैं अपने इस रेगुलर फंक्शन को पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इस मेथड को कॉल करता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो, अब करंट में ये जो सेम फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग का दिस लिखा हुआ है, जो कि ग्लोबल के अंदर हम लोग के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, बट जैसे ही हम लोगों ने इस फंक्शन को अपने ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया, तो वो करंट में हम लोग के ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने लगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये दिस हम लोग के यहाँ पे अलग काम कर रहा है और यहाँ पे अलग काम कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एक सिंपल फंक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ दिस को, तो अगेन हम लोग का वही चीज़ आएगा। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ रेगुलर फंक्शन द वैल्यू ऑफ दिस इज डायनेमिकली डिटरमाइंड बेस्ड ऑन हाउ द फंक्शन इज कॉल्ड। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे द फंक्शन इन्वोक। यानी कि यहाँ पे जो भी हम लोग रेगुलर फंक्शन को क्रिएट करते हैं, वो डिटरमाइन होता है कि वो कहाँ पे कैसे कॉल हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, ये जो हम लोगों ने एक सिंपल फंक्शन क्रिएट कर रखा हुआ है, ये फंक्शन हम लोगों ने ग्लोबल स्कोप के अंदर क्रिएट किया है, ये हम सबको पता है। और जब हम लोग अपने इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये फंक्शन के आगे देखो हम लोगों ने किसी के थ्रू इसको कॉल नहीं किया हुआ है, यानी कि ये जो फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन हम लोग अपने ग्लोबल स्कोप के अंदर ही कॉल कर रहे हैं। इसलिए जो दिस है हम लोग का, वो हम लोग के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। बट यहाँ पे जैसे ही हम लोग अपने उसी फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देते हैं, तो उस केस में हम लोग अपने इस मेथड को इन्वोक करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प ले रहे हैं।
तो इस केस में ये जो हम लोग का रेगुलर फंक्शन है ये हम लोग के इसी वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगता है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग का जो रेगुलर फंक्शन है वो दिस में क्या रिटर्न करेगा, वो डिटरमाइन होता है कि हम लोग दिस को कैसे कॉल कर रहे हैं। दिस को हम लोग जैसे कॉल करेंगे वो वैसे हम लोग को रिटर्न करेगा अपने रेगुलर फंक्शन के अंदर। यानी कि दिस को अगर हम लोगों ने ग्लोबल स्कोप के अंदर कॉल किया, यानी कि ये देखो हम लोगों ने ग्लोबल स्कोप के अंदर ही अपने इस फंक्शन को क्रिएट किया था और ग्लोबल स्कोप के अंदर ही हम लोगों ने इसको कॉल कर लिया। यानी कि इसको कॉल करने के लिए हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं ली, किसी चीज़ की भी हेल्प नहीं ली। तो ये जो फंक्शन है जिसके अंदर ये जो दिस है हम लोग का, वो हम लोग के रेफ़र कर रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, ठीक। बट जब हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इस वाले मेथड को कॉल किया तो इस टाइम इस मेथड का कॉलर कौन है? इस मेथड का कॉलर हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये जो मेथड का कॉलर हम लोग का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए जो हम लोग का मेथड है ये हम लोग के ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने लगा। और यहाँ पे जो दिस था वो दिस हम लोग के इस वाले ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा था। इस केस में जो ऊपर वाला हम लोग का रेगुलर फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने ग्लोबल स्कोप के अंदर क्रिएट किया था, उसके अंदर ये मेथड का कॉलर हम लोग का कौन सा है? ये मेथड का कॉलर हम लोग का ग्लोबल स्कोप है, इसलिए ये दिस हम लोग का विंडो ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा था। अगेन अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जो हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, ये फंक्शन को हम लोगों ने अपने ग्लोबल स्कोप के अंदर क्रिएट किया है और इस फंक्शन का कॉलर भी हम लोग का ग्लोबल स्कोप ही है, ठीक। बट यहाँ पे जो हम लोगों ने मेथड क्रिएट किया है ये मेथड हम लोग के ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक। बट अब हम लोग को अगर इस मेथड को कॉल करना है, इन्वोक करना है, तो उस कॉल करने के लिए और इन्वोक करने के लिए हम लोग को अपने इस ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ पे इस मेथड का कॉलर हम लोग का ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये जो मेथड है ये हम लोग के ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे ये जो हम लोग का रेगुलर फंक्शन है इसका कॉलर हम लोग का ग्लोबल स्कोप है, इसलिए ये हम लोग के विंडो वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो भी हम लोग रेगुलर फंक्शन को क्रिएट करते हैं उसका दिस डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे कॉल कर रहे हैं, उसका कॉलर कौन है उसके बेसिस पे, ठीक। अब जो हम लोग का एरो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एरो फंक्शन कैसे हम लोग का डिफरेंट होता है इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरो फंक्शन ऑन द अदर हैंड बिहेव डिफरेंटली रिगार्डिंग टू दिस कीवर्ड, दे डोंट हैव देयर ओन दिस कॉन्टेक्स्ट, इंस्टेड दे इनहेरिट दिस फ्रॉम इनक्लोजिंग स्कोप एट द टाइम ऑफ देयर क्रिएशन। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग एरो फंक्शन को क्रिएट करते हैं हम लोग के एरो फंक्शन के अंदर उसका कोई भी दिस कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, ठीक। ये जो एरो फंक्शन होता है ये हम लोग के पेरेंट के स्कोप पे वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो अगेन हम लोगों ने अपने इस एरो फंक्शन को क्रिएट किया हुआ है। कहाँ पे क्रिएट किया है इस एरो फंक्शन को? हम लोगों ने अपने ग्लोबल स्कोप के अंदर क्रिएट किया हुआ है, ठीक। तो जैसे ही हम लोगों ने अपने इस एरो फंक्शन को ग्लोबल स्कोप के अंदर क्रिएट किया तो इस एरो फंक्शन का इनक्लोजिंग स्कोप क्या है? इनक्लोजिंग स्कोप यानी कि इस एरो फंक्शन का पेरेंट स्कोप क्या है? पेरेंट स्कोप ऑब्वियस सी बात है हम लोग का ग्लोबल स्कोप है। तो अगेन यहाँ पे जब हम लोग कॉन्सोल लॉग कराएंगे दिस को, तो ये हम लोग का जो एरो फंक्शन है वो हम लोग के रेफ़र करेगा हम लोग के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, यानी कि विंडो को, ठीक। बट जैसे ही हम लोग अपने इस एरो फंक्शन को अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देंगे, तब अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इस एरो फंक्शन को कॉल करें तब भी ये जो हम लोग का एरो फंक्शन है वो हम लोग के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट आउट करता है। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग का एरो फंक्शन होता है इस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस एरो फंक्शन को कौन स्कोप पे किसकी हेल्प से कॉल किया जा रहा है, बल्कि ये जो एरो फंक्शन है वो अपने इनक्लोजिंग स्कोप को रेफ़र करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो करंट में हम लोग का ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट का स्कोप ग्लोबल है, ठीक। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का स्कोप ग्लोबल है इसलिए हम लोग का जो एरो मेथड है, एरो फंक्शन है, उसका भी स्कोप ग्लोबल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो एरो फंक्शन है वो हम लोग के पेरेंट यानी कि लेक्सिकल स्कोप को इनहेरिट करता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा बट कोई नहीं, हम लोग इसको रिपीट करके सुनेंगे तो हम लोग को बहुत क्लियरली ये समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन इस कोड को रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक। तो लेट अनदर फंक्शन नाम से मैं क्रिएट करता हूँ या फिर इसको एरो फंक्शन नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कराता हूँ अपने दिस को। इसको थोड़ा सा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एरो
फंक्शन लिख के, ठीक। और अगेन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एरो फंक्शन को ही कॉल कर लेते हैं। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो एरो फंक्शन के नीचे हम लोग के एरो फंक्शन का कोड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो हम लोगों ने जैसे ही अपने एरो फंक्शन को अपने ग्लोबल स्कोप के अंदर क्रिएट किया, तो उस केस में ये अगेन हम लोग के विंडो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो क्रिएशन है वो हम लोग के ग्लोबल स्कोप के अंदर अभी क्रिएट हुआ है, ठीक। बट जैसे ही इसको हम लोग अपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं, तो लेट obj1 नाम दे देता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं अगेन नेम दे देता हूँ कुछ भी, जो नोम दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं अगेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि हम लोग अपने एरो फंक्शन की हेल्प से करेंगे, ठीक। और इसके अंदर भी मैं कंसोल लॉग कराता हूँ दिस को, ठीक। और यहाँ से हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं obj1 डॉट मेथड को। अब अगर मैं सेव करूँ, तो ये देखो एरो फंक्शन हम लोग के दोनों केसेस में विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, बट जो हम लोग का रेगुलर फंक्शन है वो हम लोग के कॉलर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो हम लोग का एरो फंक्शन है वो हम लोग के पेरेंट स्कोप को रिटर्न करता है। अभी यहाँ पे देखो करंट में ये जो हम लोगों ने एरो फंक्शन क्रिएट किया है ये हम लोग के ग्लोबल स्कोप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये जो दिस है वो हम लोग के ग्लोबल को पॉइंट आउट कर रहा है। बट आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे आप इस ऑब्जेक्ट को लेकर के, कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर अपने एरो फंक्शन को क्रिएट किया और उसके अंदर जब हम लोगों ने दिस को प्रिंट कराया तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हम लोग का ऑब्जेक्ट 1 है इसका भी स्कोप ग्लोबल स्कोप है। अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ दिस वैल्यू नाम का, ठीक, और इसके अंदर मैंने दिस को स्टोर कर ली, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के कंसोल लॉग कराऊँ दिस वैल्यू को obj1 डॉट दिस वैल्यू, अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग को विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये जो हम लोग का ऑब्जेक्ट 1 है इसका स्कोप भी हम लोग का ग्लोबल है। अब इसका स्कोप ग्लोबल है इसलिए हम लोग का यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा है, और क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल है इसीलिए हम लोग का जो एरो फंक्शन होता है वो हम लोग के पेरेंट की स्कोप को इनहेरिट करता है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का ऑब्जेक्ट 1 है इसका स्कोप जब हम लोग का विंडो है, इसीलिए हम लोग का जो एरो फंक्शन है उसका भी स्कोप विंडो हो जाएगा। बट जो हम लोग का रेगुलर फंक्शन होता है, रेगुलर फंक्शन हम लोग के कॉलर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने रेगुलर फंक्शन को कॉल करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प ली, तो क्योंकि हम लोगों ने अपने रेगुलर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की हेल्प ली, तो ये जो हम लोग का रेगुलर फंक्शन है वो हम लोग के पॉइंट आउट करने लगेगा ऑब्जेक्ट को, और उस केस में वो ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करेगा दिस। तो ये थोड़ा सा हम लोग का स्लाइड डिफरेंस होता है हम लोग के एरो फंक्शन के अंदर और रेगुलर फंक्शन के अंदर। हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी समझना है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।